Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some different questions with different ideas and different concepts, right? Today we are going to discuss about the short answer type questions. Whatever the questions is discussed here is all about the short answers type questions and the answers will also based upon the short answers type questions, right? देखो, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उसका जो आंसर करना होता है वो हमको 20 से 30 शब्दों के बीच में आंसर उसका दे देना होता है। अगर लॉन्ग होता तो 50-60 शब्द तक देते, लेकिन शॉर्ट है तो 20-30 शब्द में ही उसका उत्तर को कंप्लीट करना होता है, राइट? देखिए, जरूरी ये भी है कि आप जो आंसर कर रहे हो प्रश्नों का वो कितने शब्दों में उत्तर दे रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसका कॉन्सेप्ट, इसका नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। भाई क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, कोई मजाक तो कर रहे नहीं रहे हो, राइट? तो पता होनी चाहिए ना कि किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और इसका जो आंसर है वो कितने शब्दों में लिखना है, राइट? अगर सही सही आंसर को एक करेक्ट प्रिसाइज फॉर्म कर करके एक पर्टिकुलर लाइन दे देते हो, यानी कि इतना शब्द में लिख देते हो, जैसे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 30 शब्द में लिख देते हो, तो जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होगा वो आपके प्रति अच्छा विचार करेगा कि नहीं भाई लड़के ने मेहनत किया, इसको पता है कि आंसर को कैसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आंसर का देंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, तो उसको पता चल जाएगा ना कि हर एक आंसर जो है वो इतना शब्द में ही लिखने का प्रयास कर। दैट मीन्स कि यू हैव नॉलेज अबाउट दैट, कि आपने किसी एक अच्छे जानकार टीचर से पढ़ा और उसने बताया है कि किस प्रकार से आंसर जो है वो किया जाता है, राइट? तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में ख्याल रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, मध्य रखते हुए अब बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करता हूँ मैं। बट एक बात और बताता हूँ कि पेशेंस बना करके रखें, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते वक्त बहुत सारे बच्चों जो है वो ऊब जाते हैं। तो ऊबा मत करो यार, कैसी बातें करते हो बताओ? उबोगे तो फिर कैसे उबोगे? मतलब डूबोगे। इसीलिए उबना नहीं है और डूबना भी नहीं है। तुम चाहते हो ना कि नहीं डूबे, तो फिर उबना नहीं है। समझ गया ना? अब पता चल गया कि उबना क्यों नहीं है। चलो, अच्छी बात है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ डू वायरसेस डिफर फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। देखिए, पूछा गया है कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से कैसे अलग है, ये बताओ। बैक्टीरिया वायरस से अलग है कैसे, ये प्रश्न। तो एक बात बताओ, इसका मतलब ये होगा कि जो वायरस का गुण होगा वो बैक्टीरिया में नहीं होगा, राइट? और जो बैक्टीरिया का गुण होगा वो वायरस में नहीं होगा। तो वायरस कैसे अलग है बैक्टीरिया से? मतलब अगर वायरस के गुण लिख दें और कह दें कि ये जो गुण है वायरस का वो बैक्टीरिया में नहीं है, तो वायरस बैक्टीरिया से अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएंगे। तो यही तो करना है। और करना क्या है? दिमाग से बुद्धि लगा कर आंसर लिखिए, और नहीं तो ऐसे ही लिखते चल जाओगे भैया बैल की तरह, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बी केयरफुल। तो हमने लिखा आंसर देते हुए कि वायरसेस डिफर फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे कोई सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु से अलग है। सच है, जैसे में कौन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिससे वायरस अलग है? तो वो बैक्टीरिया हो गया। कैसे? तो इन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस दैट ओनली वायरसेस रिकॉर्ड। वो भी कुछ निम्नलिखित गुण है वायरस का जिसमें वो अलग है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? तो वायरस के पास ही है वो, राइट? तो और चलो देखते हैं कि कौन सा है वो। तो सबसे पहले बताया कि वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस क्या है? तो सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इससे छोटा नहीं होता है, राइट? चलिए, जो कि बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है? तो वही हो गया, वायरसेस कैन डेवलप इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट एनिमल और प्लांट सेल। वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल, यहाँ पे ओनली कर दो, ONLY ओनली। नाउ इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख सकते हो। चलो, लिख लिया होगा? लिख लिया ना? वेरी गुड। तो जो वायरसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ या तो प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल या फिर किसी भी सेल के अंतर्गत में जाने के बाद ही वो एक्टिव मोड में आता है। तो ये चीज जो है बहुत बड़ी बात है वायरस के बारे में। लिखा हूं कि वायरसेस डू नॉट रिस्पायर। वायरसेस जो है वो रिस्पायरेशन वगैरह ये सब करने की कोई तकलीफ नहीं है।
नेक्स्ट है वायरसेस डू नॉट फीड, वायरसेस को भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वायरसेस डू नॉट ग्रो, वायरसेस को बड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वायरसेस डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, और ये अपने से भी ये चलता फिरता नहीं है। कौन? ये वायरसेस के बारे में बातें करते हुए, राइट। तो इन सभी चीजों के बारे में आप ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मध्य रखते हुए मैं एक चीज और सिखाता हूँ इसमें, कि वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट के बॉडी में जाने के बाद ही वो एक्टिव मोड में आएगा। मतलब वायरस जो है वो, सपोज दैट यहाँ मेरे हाथ पे वायरस है, तो अभी सेल में एंट्री नहीं लिया, लेकिन हमारे अंदर ये वायरस चला जाता तो एक्टिव मोड में आ जाएगा ये वायरस। अगर यहाँ बाहर है तो वायरस जो है वो डेड है, मरा हुआ है, और मरा हुआ के समान है, राइट। लेकिन जैसे ही हम लोग चल जाएगा तो वायरसेस जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। तो वायरसेस जो है वो जिंदा होता है हमारे बॉडी के अंदर और किसी भी सेल के अंदर, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, राइट। लेकिन वो डेड होता है हमारे सेल के बाहर या फिर प्लांट सेल के बाहर, राइट। किसी भी सेल के बाहर, होस्ट बॉडी के आउटसाइड डेड है वायरसेस, और इनसाइड द होस्ट बॉडी वो लिविंग है, वो जीवित, राइट। ये बहुत बड़ी बात है वायरसेस के बारे में, जो अदर ऑर्गेनिजम्स ऐसा शो नहीं करते हैं, लेकिन वायरसेस जो है वो ऐसा करता है, राइट। तो इसके बारे में ख्याल रखेगा, समझ गया ना? चलिए, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बातें करता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, इसका डेफिनेशन बताओ। इन्हीं सारी चीजों के बारे में पूछ रहा है आपसे, राइट। आगे पूछा है कि गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई दो गो उदाहरण बताइए, दो गो एग्जांपल्स बताइए, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, है कि नहीं? नो प्रॉब्लम, लेट अस, राइट। चलिए, आंसर है कि दोज ऑर्गेनिजम्स which आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विथ naked eye, then this type of the organisms are called microorganisms, right। कोई पूछा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, तो उसका आंसर में बताया गया कि वैसा किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव, छोटे वो जीवाणु कीटाणु जो हमारे नंगे आंखों से, जैसे कि चश्मा भी नहीं लगाया हुआ, आंख पर कुछ भी नहीं है, नंगा आंख है कि नहीं, तो नंगे आंखों से नहीं दिखता हो। चलो चल के सोया, नहीं हाँ, हम जस्ट किडिंग में मजाक करते रहता हूँ। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई पूछेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, तो कहिएगा कि इस संसार का ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे इस नंगे आंखों से नहीं दिखता हो, तो उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, वैसा किसी भी माइक्रो, those organisms which cannot be seen with the naked eye, then this type of the microorganisms are called, माइक्रो नहीं लगेगा जी, दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हिंदी में रिपीट करता हूँ, वैसा कोई भी ऑर्गेनिजम्स, जीवाणु कीटाणु जो हमारे नंगे आंखों से नहीं दिखता हो, तो वैसे जीवाणु को, वैसे जीव जंतु को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हिंदी में नहीं होता सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब हमारे आंख से भी नहीं दिखेगा, इतना छोटा है वो, पॉइंट से दिखेगा भी नहीं, राइट। तो वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब दो एग्जांपल पूछा है माइक्रो, दो एग्जांपल्स पूछ दिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो कोई बात नहीं, बता देंगे। फ्लोइंग आर द टू एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ निम्नलिखित दो उदाहरण है। नेक्स्ट पेज पे होगा, आप इसे लिख लो, यहाँ पे लगे। चलिए, लिख लिया, मिटा दे। चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अगस्त, तो यहाँ पे आंसर में है, पहला हो गया बैक्टीरिया, दूसरा हो गया वायरस। ये दोनों के दोनों जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मैंने तुझसे बतलाया है 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हीं में से कुछ लिखना था, दो का नाम कुछ भी लिख सकता था, इसके जगह पर प्रोटोजोआ और फंगी भी लिख सकते हो, राइट, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो ही पूछा है, इसीलिए बैक्टीरिया और वायरस के बारे में ही सिर्फ बातें करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बट इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो, ठीक है, लिख लीजिए, लिखने में कोई कमी नहीं करना। लिख लिया?
चलो क्वेश्चन नंबर 43 से समझने का प्रयास करते हैं। कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आई? इफ नॉट, क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे नंगे आंखों से दिख सकता है या फिर दिखाई दे सकता है? इफ नॉट, अगर नहीं, तो हाउ हाउ कैन दे बी सीन? अगर नहीं बोलते हो तो वो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से देख सकते हैं या फिर किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग देख सकते हैं, राइट? यही हमारा प्रश्न। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी इजी क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। तो आंसर में लिखा हूँ कि नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, यानी कि हमारे नंगे आंखों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं सकते हैं। समझ गया ना? आगे है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि हम लोग क्या करें, तो एक माइक्रोस्कोप की सहायता लें। ठीक है, जैसे किसी का आँख खराब हो जाता है तो बढ़िया से बुक नहीं पढ़ पाता है तो क्या करते हो, चश्मा लगाते हो ना। तो उसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करो। माइक्रोस्कोप की सहायता से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जा सकता है जूम करके, राइट? जैसे मोबाइल में कैसे जूम करते हो, वो वहां पे लेंस होता है, घुमाते हैं, जूम हो जाता है। चलो, तो ठीक है, लिखा हूँ कि माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 है, अब वो भी क्वेश्चन नंबर ए है। तो 44 का क्वेश्चन नंबर ए को सोल्व करते हैं, राइट? क्वेश्चन है कि हाउ डू हाउस फ्लाइज कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स और पैथोजेंस, यानी कि हाउस फ्लाई जो है वो किस प्रकार से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ढोती है, कैरी करती है, या फिर यही बात पूछा गया। ठीक है, हाउ डू हाउस फ्लाई कैरी डिजीज। हाउस, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हाउस फ्लाई होता है, राइट, घरेलू मक्खी। वो किस प्रकार से बीमारी होने वाला चीज को वो अपने पास रखती है या फिर वो बीमारियों को फैला देती है, राइट? यहीं पर प्रश्न है। तो किस प्रकार से वो रखती है, ढोती है, यहाँ से वहां से वहां के लिए चलती है। तो इसी के बारे में आपको चर्चा करना, इसी के बारे में आंसर में लिखना है, राइट? समझ गया ना प्रश्न क्या है? क्योंकि बहुत सारे लड़का तो समझता भी नहीं है कि प्रश्न क्या है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ। तो आओ चलो देखते हैं, लेटेस्ट सी आंसर में है कि हाउस फ्लाई कैरी डिजीज, यहाँ पे लिखाएगा कॉउजी, CAUSING, कॉउजी। ठीक है, और अब तुम चाहो तुम इसे लिख लो। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, राइट, और पैथोजेंस वही होगा इन फ्लोइंग, वो भी कुछ निम्नलिखित तरीकों में, राइट? सबसे पहला तरीका बताया गया कि द हाउस फ्लाई ब्रीड ऑन गार्बेज। हाउस फ्लाई जो है वो कहाँ ब्रीड करती है, अपने जनसंख्या को कहाँ बढ़ाती है, तो गार्बेज के पास में। चाहते हो, गार्बेज का नाम नहीं सुने हो? गार्बेज का हिंदी में हुआ कचरे का ढेर या फिर कचरा, कूड़ा करकट। करकट नहीं, कूड़ा। कूड़ा करकट देहाती भाषा में इसे बोल दिया करता है। तुम चाहो तो काम चलाने के लिए बोल सकते हो, मैंने तुझे आजादी दे दिया, राइट? तो गार्बेज में वो ब्रीड करता है, सो इसीलिए दे कैरी ए लॉट ऑफ डेड मैटर, इसीलिए वो बहुत सारा मरा हुआ, सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर को, पदार्थ को, वो उसके पैरों में, स्टिक में, हेयर में, बालों में चिपका हुआ रहता है, along विथ लिटिल माइक्रोब्स। वो भी कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी होंगे, क्योंकि जहाँ खराब चीज वहीं पे बैक्टीरिया पनप जाएगा, राइट? इसीलिए अब आगे लिखो कि व्हेन दे सिट ऑन द अनकवर्ड, और जब वो बैठेगी कहाँ, तो ऑन द अनकवर्ड फूड पर। ठीक है, अनकवर्ड फूड, इसे लिखो। लिख लिया इसे, बोलिए, आगे बढ़ जाते हैं। अनकवर्ड फूड, ठीक है ना? और फिर जब वो उड़ी है तो वो उसके हेयर में, उसके पैरों में बहुत सारे जो है वो कचड़े का ढेर वही लगा होगा, तो उसमें माइक्रोब्स भी होंगे, छोटे छोटे जीव भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। और यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फिर यही हाउस फ्लाई
बैठेगी किसी भोजन पे, ठीक है, तो वो कचरा जो है वो भोजन में लग गया, और फिर वो कचरे के सहारे से, कचरे के माध्यम से, जो क्या बोलते हैं उसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु है, वो भी भोजन में चला गया, और फिर उस भोजन को कोई एक हेल्दी पर्सन खाएगा तो उसे भी बीमारी हो जाएगा, राइट, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर चला गया, खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चला गया ऑब्वियसली, ठीक है। तो वहीं लिखा हूँ कि दे स्प्रीड माइक्रोब्स, जब वो बैठेगी किसी फूड पर जो ढका हुआ भोजन नहीं है, तो वो स्प्रीड माइक्रोब्स, तो वो माइक्रोब्स को यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फैलाएगी, सूक्ष्म जीव को, सच है, जैसे में क्या हो सकता है, वो तो बैक्टीरिया, वायरस हो सकता है, एक्सेट्रा, थ्रू फूड टू द पीपल, और फिर फूड, और फिर वही फूड पीपल खाएगा, लोग खाएंगे, हम लोग खाएंगे, और फिर हमें हो जाएगा। तो पता चला कुछ कि किस प्रकार से हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी जो है वो बीमारियों को फैलाती है, राइट, और डिजीज को होने वाला सामान को वो पूरा रखती है व्यवस्थित के साथ में। चल, अब दूसरा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड कर दिया खुद से, लिखा हूँ कि व्हेन दे सिट ऑन आवर बॉडी देन दे लेफ्ट माइक्रोब्स ऑन आवर बॉडी, और जब वो हमारे शरीर पर भी बैठेगी या फिर बैठती है तो वहां भी माइक्रोब्स को या फिर सूक्ष्म जीव को छोड़ देगी हमारे बॉडी पर, राइट, तो हमें बीमारियां हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे। एक बात बताओ, हम बड़े शान से चौड़ होकर के खड़ा हो रहा था, स्टाइल मार रहे थे, बार बार निहार रहे थे, राइट, आ करके बैठी है मक्खी यहाँ पे, ये अंगूठा पर आकर बैठी है मक्खी, और हमने ऐसे मुझ पर ताव दे दिया, और फिर हमने सांस को खींच लिया, जैसे ही हमने खींचा तो क्या होगा कि जो सांस के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे वो भी चला जाएगा हमारे अंदर, और फिर हमें बीमारियां हो जाएंगी, राइट, ऑब्वियसली यस। तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार से हाउस फ्लाई का क्या रोल है और कैसे वो फैलाती है बीमारियों को। यही प्रश्न ही था कि क्या रोल है, कैसे कैरी करते, तो उसके बारे में चर्चा कर देना, और कैसे आंसर कंप्लीट हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 43 का बी पार्ट है ये, ठीक है ना, तो बी पार्ट को भी सोल्यूशन कर लें। बट इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, लिख लिया, मिटा दे, आगे बढ़ जाए। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रश्न है क्या, स्टेट एनी टू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज डिजीज स्प्रेड बाय हॉर्स फ्लाइज, ऐसा दो गो तरीका बताइए, दो गो मेथड बताइए जिसका इस्तेमाल करके हाउस फ्लाई को, घरेलू मक्खी से बीमारी फैलने से रोक पाए, राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या है, दो गो तरीका बताओ जिससे हाउस फ्लाई बीमारी ना फैला पाए या फिर फैलने से रोक दे, अगर वो फैलाना चाहे तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं, यही प्रश्न। तो कोई दिक्कत नहीं, दो गो तो बहुत कम पूछा। तो लिखा आंसर में कि फ्लॉविंग आर द टू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, यानी कि निम्नलिखित कुछ दो ऐसा तरीका है जिसके जरिए, मगर हाउस फ्लाई वो डिजीज को फैला रही है तो हम लोग उसको फैलने से अब रोक सकते हैं हम लोग, राइट, ऑब्वियसली यस। पहला तरीका है कि वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड, अगर वो कचरे के ढेर पे बैठी है और हमारे घर में किचन में आगे उड़ती है तो क्या हुआ, हमारे भोजन जो है वो ढका हुआ है, ऊपर ही किसी कंटेनर पर बैठेगी, वो भोजन को छू भी नहीं पाएगी, और इस प्रकार से हमारा भोजन जो है वो सेफ रहेगा, और हम लोग खाएंगे तो हमें बीमारियां नहीं होगा, राइट, ऑब्वियसली यस, पहला तरीका। दूसरा है कि बी शुड स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स टू किल एनी हॉस्टफ्लाई, हम लोगों को इंसेक्ट को मारने वाला केमिकल्स का छिड़काव करना चाहिए टाइम टू टाइम हमारे घरों में, राइट, हमारे घरों में छिड़काव करनी चाहिए उसकी, समझ गया ना, ताकि कोई भी इंसेक्ट, कीड़ा वगैरह वो आता है तो वो मर जाए आसानी से, और फिर उसको कहीं मर ही जाएगा तो बैठने का मौका कम मिलेगा, राइट। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग सेफ रह सकते हैं, कुछ ये तरीके को अपनाइए और खुशहाल जीवन को जिए। चलो, देख लो इसे और लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 का ए, अब क्वेश्चन नंबर 45 का ए पार्ट का सॉल्यूशंस करते हैं, राइट। 45 का ए है जी कि हाउ डू मॉस्किटोज कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्प्रेड डिजीज, किस प्रकार से मॉस्किटोज जो है वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि
वैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो कैरी करता है, ढोता है, जिससे बीमारियां होती है या फिर बीमारियां फैलती है। ठीक है, ठीक है। एंड स्प्रेड डिजीज, और फिर वो कैरी करके बीमारियों को फैलाता है। तो कैसे ये करता है वो मॉस्किटोस, इसी के बारे में बताना है और इसी के बारे में चर्चा करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा कर देंगे, है कि नहीं। तो आंसर में लिखा हूँ कि मॉस्किटोस सच एज फीमेल एनाफिलिस। मॉस्किटोस कुछ है जिसका नाम है जैसे में फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोस। ठीक है ना, अभी तो बहुत कम है। मॉस्किटोस सच एज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, कुछ मॉस्किटो जैसे कि फीमेल एनाफिलिस नाम का मॉस्किटोस है, वो कैरी, वो ढोती है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। वो डिजीज, बीमारी होने वाला छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को वो कैरी करती है, ढोती है, एंड स्प्रेड, और वो फिर फैलाती है, राइट। ठीक है, फिर वो फैलाती है, यही कहने का अर्थ हुआ। चलो इसे जल्दी से लिखेगा फटाफट से, ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे बता सकूं। समझ गए बच्चों? चलो इसे नोट डाउन करो, राइट डाउन। लिख लिया स्टूडेंट? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे तो कुछ तरीका है, ठीक है ना। तो जानते हैं कि मॉस्किटो जो है वो मच्छर किस प्रकार से बीमारियों को फैलाती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में किस प्रकार से वो ढो के लेकर जाती है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप, पहला चरण लिखा हूं कि व्हेन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो बाइट्स करती है, काटती है ए पर्सन को, एक व्यक्ति को, जो कि सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिजीज, जो मलेरिया उसको पहले से हो गया है, वैसे व्यक्ति को फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोस काटती है, बाइट करती है। देन अब मच्छर किसी को क्यों काटता है? ब्लड को चूसने के लिए, है कि नहीं। तो दे सक द ब्लड, तो वो ऑफ दैट पर्सन विच कंटेन मलेरियल पैरासाइट माइक्रोब्स, तो वो ब्लड को सक कर लेती है, चूस लेती है, और ऐसे पर्सन को वो में से ब्लड को वो चूस रही है जो कि पहले से उसको मलेरिया हो गया है। तो वो ब्लड में तो मलेरियल पैरासाइट रहेंगे, तो अब वो मलेरियल पैरासाइट आ गया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोस में, राइट। इन्फेक्टेड हो गया कि नहीं हो गया ये मॉस्किटोस फीमेल एनाफिलिस। अब ये मॉस्किटो जो है वो वापस से किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेगा, तो फिर वो ये जो मलेरियल पैरासाइट है वो उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देगी, यानी कि डाल देगी, है कि नहीं। अब चूसेगी ब्लड ही, लेकिन सूर जैसे ही गड़ाएगी तो ब्लड तो फिर वो मिक्स होएंगे ही ना, तो थोड़ा सा भी चला गया तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है, हाँ थोड़ा सा भी। तो इन्फेक्ट हो गया वो हेल्दी पर्सन भी, अब उसे भी मलेरिया हो जाएंगे, उसे भी मलेरिया होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया कि किस प्रकार से मलेरिया होता है, और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है, वो भी बहुत अच्छे से, राइट। अब इसका एक बार रीड कर देता हूँ मैं। दूसरा मैं वही लिखा हूँ कि व्हेन दिस इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो, जब ये इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो बाइट्स ए हेल्दी पर्सन, जब ये स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, दे ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट, तो ये जो है वो क्या करती है, मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसफर करती है, यानी कि जो इसके पास था, जो ली थी कहाँ से, इन्फेक्टेड पर्सन से, अब वो हेल्दी पर्सन में चला गया, तो उसको भी मलेरिया हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएंगे, राइट। अब तीसरा स्टेप, नाउ आफ्टर गेटिंग द मलेरियल पैरासाइट द पर्सन विल सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, और फिर मलेरियल पैरासाइट एक हेल्दी पर्सन में चला गया है, तो क्या ही कहना, उसको भी मलेरिया हो ही जाएगा, राइट, ऑब्वियसली यस। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए लिख लिया होगा, बहुत अच्छे। अब देखिए बी पार्ट को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, मेंशन एनी 3 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। ऐसा 3 तरीके बताओ जो कि मच्छर से होने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है। तो 3 गो तरीका बताओ ताकि मच्छर से जो बीमारियां फैलती है वो हमें ना हो सके या फिर ना फैले। 3 गो तरीका बताओ, है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, बताएंगे। तो फ्लोविंग आर, आंसर में है कि फ्लोविंग आर द 3 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, यानी कि मच्छर से फैलने
मच्छर से फैलने वाली बीमारियों को रोकने का कुछ निम्नलिखित 3 तरीका है। आओ चलो जानते हैं वन बाय वन करके। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। सबसे पहला है कि वी शुड अवॉइड टू कलेक्ट वाटर हियर एंड देयर इन आवर होम्स। करना क्या है? करना यह है कि हम अपने घरों में या फिर हमारे घरों में पानी को यहाँ वहाँ रखने से बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मस्क्यूटो जो है वो कहाँ ब्रीड करती है, तो खराब पानी में और वाटर के पास ही करती है वो ब्रीड, जनसंख्या बढ़ाती है। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। तो करना क्या है, आप वाटर को ऐसे ही जहाँ तहाँ वहाँ कलेक्ट करके ना रखें। बाथरूम में भी अगर जरूरत हो तो पानी का इस्तेमाल करें नल खोल के। कुछ कुछ लोगों को देखते हैं कि पानी जो है वो जो किराए पर रहते हैं बिल्डिंग में, वो पानी को वॉशरूम में भर देते हैं, बाल्टी भर के रख देता है। तो वो बीमारी का घर रख रहे हो जी। और बोलेंगे तो गुस्सा हम ही पर करता है, बोलता है कि सर, बोलोगे ना, आप भी तो बोल सकते हो, कहोगे ना कि सर हम लोग किराए पर रहते हैं, पानी भर के रखते हैं ताकि वो पानी खत्म हो जाए, फिर भी हम लोग वो वाटर का इस्तेमाल कर सकते। तो रुकोगे तो नहीं, वही काम करोगे जो तुमको अच्छा लगता है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए ही एक बात कह रहा हूँ, तुम्हारी ओर से ही मैं बोल रहा हूँ। वो एक काम कर सकते हैं आप, अब वो ये है कि आप उस वाटर को ढक के तो रख सकते हो, कम से कम ये तो कर सकते हो। हाँ सर, ये कर सकते हैं, तो ढक दीजिए, ठीक है ना, ढक दो। देखो एक चीज और बताता हूँ मैं आपसे। और कुछ कुछ लोग होता है जो पानी पीता है, एक भी बड़ा वाला गिलास आता है, चुंगा वाला गिलास, अरे बुआ कहाँ कर रहा हूँ। तो बड़ा वाला गिलास आता है कि नहीं? उससे तो बात करते थे ना जी पहले, चोंगा वाला मोबाइल से। चोंगा वाला गिलास का ही ऐसा आ गया। समझाओ इसको जी आके कुछ। नहीं हाँ, ये भी मजाक करते हैं, हम भी मजाक करते हैं लड़कन से, लड़कन भी हमको नहीं छोड़ता है। नहीं हाँ, तो हम आपसे ये सिखा रहा था कि बड़ा वाला गिलास आता है, ऐसे कुछ और चीज का इशारा है। अब हम कुछ बोलेंगे। बड़ा सा गिलास आता है ना, आधा किलो का गिलास आता है, एक लंबे से सुराही की तरह। उसमें किसी बच्चे को पानी दे दिया या फिर बड़े बुजुर्ग को दे दिया पानी, वो आधा गिलास पानी पिया, आधा वहीं पे रख दिए, क्योंकि आहा करते पानी पिया और आहा करते रख भी दिए, और वहीं पे गाते लेट गए। अब उसको पता कि यहाँ पे रख दिए पानी और यहाँ पे मॉस्किटोज का जनसंख्या बढ़ेगा, और मच्छर यही बड़ा होकर के फिर हमें ही डसेगा। मच्छर के घर बना दिए तुमने, मच्छर पाल रहे हो ऐसे करके, है कि नहीं? क्योंकि मच्छर के घर वही है, वो पानी के पास नहीं पनपता है, राइट? तो वो सब करने से बचिए, पानी नहीं पीना तो पानी को फेंक डालिए, या फिर वाटर को ढक करके रखे, राइट? ये कर सकते, जैसे कैसे भोजन को ढक कर रखते हैं वैसे। तो एक सलाह है और एक सीख है जो हम हर एक को जानना चाहिए, और आपको पढ़ना भी था इसीलिए मैंने बताया भी है, राइट? जानकारी के लिए। दूसरा है विंडो शूड कवर्ड विथ फाइन आयरन नेट और जाल। अगर नेट का मतलब कोई नहीं समझा तो हमने लिख दिया जाल, हिंदी मीनिंग ऑफ नेट। अब आपने देखा होगा कभी न कभी, या फिल्मों में, चाहे कहीं फिल्म में तो नहीं दिखता है, कहीं देख लिया होगा गलती से कि विंडोज के बाहर किसी के बिल्डिंग में देखने को ऐसा मिला हो, या फिर जानते भी होंगे, नहीं देखे हो तो, कि विंडोज के बाहर यानी कि खिड़की के बाहर एक आयरन का पतला सा इस प्रकार से मेश, यानी कि जाली टाइप का, मच्छरदानी टाइप का लोहा का पतला पतला तार जो है वो मेढ़ा हुआ रहता है, राइट? जाली रहता है, चदरा बिछा देता है कील से ठोक करके, राइट? हाँ, समझ गए। तो वही चीज को लगा लेना है अपने विंडोज पे, अपने खिड़कियों पर, ताकि बाहर से कोई भी मॉस्किटोज, मच्छर अंदर एंट्री न ले पाए। क्योंकि मॉस्किटोज कहाँ से आएगा? तो आएगा तो बाहर से, घर में तो फरता नहीं है कि नहीं? रहेगा भी घर में तो कितने दिन तक रहेगा, सब मार दोगे तुम लोग, है कि नहीं? तो हम आपसे ये बता रहा हूँ कि बाहर से आने वाला रास्ते को ही क्लोज कर दो तो कहानी खत्म, राइट? तो ये आप कर सकते हो, हर एक कोई कर सकता है। समझ गया दूसरा पॉइंट? सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया, मिटा दे, लिख लिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब तीसरा पॉइंट जो बच गया है आपका, वो यहाँ पे बताया गया कि मॉस्किटोज नेट शुड बी यूज्ड ओवर बेड्स ड्यूरिंग स्लीपिंग। ठीक है भैया, भैया जब आप सो रहे हो, राइट, या फिर सोने वाले हो,
तो मच्छरदानी लगा लीजिए अपने बेड पे, अपने बिस्तर पे, ताकि कोई भी मच्छर, कोई भी मॉस्किटोस आपके करीब ना जा सके और आपको काट ना पाए। इसीलिए मॉस्किटोज नेट का इस्तेमाल जरूर कीजिए, राइट? ऑब्वियसली यस। चलो, क्वेश्चन नंबर 46 का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज मींट बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से आप क्या समझते हो? यही आपका क्वेश्चन सा समझ गया ना। और लिखा हूं कि नेम द साइंटिस्ट, कुछ ऐसा साइंटिस्ट का नाम बताओ हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, जो कि फर्मेंटेशन का आविष्कार किया है, राइट? तो सबसे पहले जानते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होता है। लिखा हूं कि द प्रोसेस इन विच द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल विथ द हेल्प ऑफ ईस्ट, देन दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। मैं बोल रहा हूं जी कि वैसा प्रक्रिया जिसमें शुगर जो है वो अल्कोहल में बदल जाएगा, किसकी सहायता से? तो ईस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं फर्मेंटेशन, राइट? ऑब्वियसली यस। कंप्लीट होता है, कोई पूछेगा बोल देगा वेरी गुड। अब देखो, पूछा था फर्मेंटेशन प्रक्रिया को किसने डिस्कवर किया, तो आंसर में है लुईस पास्चर। ठीक है, डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, समझ गया? लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया, फिर फर्मेंटेशन की डिस्कवरी लुईस पास्चर ने की थी, राइट? चलिए, हो गया। मर गया लुईस पास्चर की, अभी तक जिंदे है, आज मरा। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। लिख लिया, मिटा दे, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी को समझते हैं। Which microorganisms converts sugar into alcohol during fermentation? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो शुगर को अल्कोहल में बदल देता फर्मेंटेशन प्रक्रिया के समय? ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? आंसर बोलिए जल्दी। तो ईस्ट जी, अभी भी तो हमने पढ़ा है कि नहीं, ईस्ट का इस्तेमाल होता है। तो आंसर में क्या होंगे? ईस्ट होएगा। समझ गया ना? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर ए क्या है जानते हैं। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, यही आपका प्रश्न है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से हमारे सॉइल को फर्टिलिटी को, उपजाऊ को और बढ़ा देती है और इंक्रीज कर देती है, किस प्रकार से? आपने नाम सुना होगा अर्थवर्म का, जो फार्मर्स का फ्रेंड है, बचपन से सुनते आ रहे हैं और जो कि अभी तक पॉपुलर है, इसीलिए मैंने इसका नाम बोला। तो अर्थवर्म हेल्प करता है कि नहीं करता? सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? बढ़ाता है, राइट? तो समझ रहे हैं चीजों को। तो आंसर में लिखा हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, फॉलोइंग वेज, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में कुछ निम्नलिखित तरीकों से हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, तो आइए चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं। बट उससे पहले कि आगे बढ़ूं, अगर अभी तक नहीं लिखे हो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो, लिख लिया, मिटा दे, वेरी गुड। अब देखो, सबसे पहला में कि बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग एक प्रक्रिया है, मैंने पढ़ाया है टॉपिक कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। मैंने बोला कि जब नाइट्रोजन गैस जो एयर में प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाए, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग फिक्सेशन बोलते हैं, राइट? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कुछ सर्टेन ऐसा बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसका काम ही है कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैस, उसको बदल दो नाइट्रोजन कंपाउंड में, और जो कि सॉइल के लिए हेल्पफुल है, सॉइल के लिए यूजफुल है, राइट? तो इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल हुआ ना, किस लिए? तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, राइट? समझ रहे हो? चलो, वेरी गुड। दूसरा लिखा हूं कि सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दो बार लिखा गया है, आप एक ही बार इसे लिखो, ठीक है ना? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच है, जैसे में राइजोमियम बैक्टीरिया। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम लिखा हूं, जैसे में राइजोमियम बैक्टीरिया हो गया, ठीक है?
दैट प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट्स, जो कि कहाँ उपस्थित होता है, तो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि लेज्यूमिनस प्लांट्स यानी कि दलहन पौधे के जड़ों में होता है, राइट। हैव एबिलिटी, उसके पास क्षमता है, एबिलिटी है टू कन्वर्ट्स, इस चीज के लिए, तो नाइट टू कन्वर्ट्स नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन एयर into nitrogen compounds that is helpful for plants। तो राइजोमियम बैक्टीरिया कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे में राइजोमियम बैक्टीरिया वो प्रेजेंट है लेज्यूमिनस क्रॉप के रूट नोड्यूल्स में, जो क्या करती है, तो वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है क्या, नाइट्रोजन गैस उसको बदल देगी किस चीज में, तो नाइट्रोजन कंपाउंड में, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, वो ये है कि लेज्यूमिनस क्रॉप को लगा करके सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी किसने हेल्प किया आपको, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हेल्प किया, बैक्टीरियाज ने हेल्प किया, राइट। तो समझ रहे हो ना कि किस प्रकार से बैक्टीरियाज यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सूक्ष्म जीव हमारे सॉइल को फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, किए जाते हैं, राइट। ऑब्वियसली यस। अब क्वेश्चन नंबर बी है जी, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर बी, बट उससे पहले कि आगे बढ़ो, अगर अभी तक आप नहीं लिखे हो तो वो लिख लीजिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए वेरी गुड। आगे है क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से सहायक है, मदद करता है हमारे इन्वायरमेंट को, वातावरण को साफ सुथरा करने में या फिर साफ सुथरा रखने में, मेंटेन करने में किस प्रकार से वो मदद करता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आओ चलो जानते हैं। लिखा हूँ सिंस, चूंकि यद्यपि microorganisms decompose the harmful and dead matter of plants and animals के बाद सिंगल स्पेस लेना into किसी में, तो हार्मलेस मटेरियल्स में। सो इन दिस वे microorganisms clean the environment। देखिए मैंने आंसर में क्या लिखा है, आंसर हो गया, अब मैं इसे समझा दूं। चूंकि यद्यपि हम लोग जानते हैं जी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, तो सड़ा गला हुआ चीजों को उसको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देता है कि नहीं। पहले हार्मफुल था अब हार्मलेस बना दिया, तो ये हेल्प किया कि नहीं किया हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए। जैसे जैसे मान लीजिए कि किसी का गाय भैंसा मर गया और वो उसको फेंक दिया गया, किसी खाई खत्म है, वो सड़ेगा, पूरा पोल्यूशन होगा, यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो खराब हो गया। लेकिन ऐसा देखते हो कि हमेशा के लिए वो भैंसा जो है वो पड़ा हुआ है उसी खाई में, नहीं, वो सड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, सिर्फ हड्डियां रह जाती है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाता है हड्डी, राइट। तो ऐसा आखिरकार जो है वो क्यों हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज किया, पहले खराब था, अब देख रहे हो उसको कन्वर्ट करके मिट्टी में मिला दिया, तो क्लीन किया कि नहीं किया हमारे इन्वायरमेंट को, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो समझ रहे हो ना कि किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हेल्प कर रहा है हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखने में, सुरक्षित रखने में, राइट। चलिए मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो आप इसे लिख लो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, अब क्वेश्चन नंबर 48 को समझने का प्रयास करते हैं, राइट। क्वेश्चन है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स क्या है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के बारे में बताना है। व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है और एंटीबायोटिक्स को लेते समय क्या बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, यही आपका प्रश्न है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, बता दें कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, और फिर से रिपीट करता हूं, और एंटीबायोटिक्स लेते वक्त क्या सावधानी को बरतनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, है कि नहीं, आओ चलो जानते हैं जी। आंसर में है कि एनी टाइप ऑफ मेडिसिन दैट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ या फिर किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मतलब क्या हुआ कहने का अर्थ यह हुआ कि ऐसा किसी भी प्रकार का मेडिसिन, दवा जो जो जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हमें बीमारी हो रहा है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की
ग्रोथ को, जो बढ़ रहा है जनसंख्या, उसको रोक दे या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही मार डाले, नष्ट कर दे, तो ऐसे मेडिसिन को, ऐसी दवाई को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, राइट। कोई पूछेगा बता देगा एंटीबायोटिक्स क्या होता है। बहुत अच्छे। चलिए, तो फिर आप इसे लिख लीजिए, आप चाहो और आप इसे लिख लो, राइट। अभी ये 50% ही आंसर कंप्लीट हुआ, अभी और है इसी में कि क्या प्रिकॉशंस, ये प्रिकॉशंस का मतलब हुआ सावधानी वगैरह सब, राइट। तो चलो जानते हैं। तो नेक्स्ट देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए, राइट। बता रहा हूँ कि फ्लॉविंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, यानी कि जब एंटीबायोटिक्स मेडिसिन को हम लोग खा रहे होंगे, ले रहे होंगे, तो कुछ निम्नलिखित सावधानी को बरतनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है, हमें कुछ और साइड इफेक्ट्स देखने को लिए मिल सकता है। इसीलिए आप चाहते हो कि हमने एंटीबायोटिक्स खाया है, उसका साइड इफेक्ट्स ना दिखे, हमें ना मिले, हमें सिर्फ और सिर्फ फायदा करे। तो कुछ निम्नलिखित सावधानी है जिसको ध्यान में रखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आएगा, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, है कि नहीं। तो पहला सुरक्षित रखना है कि एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स का को तभी इस्तेमाल करना है जब हमें किसी डॉक्टर ने सलाह दिया है। कुछ कुछ लोगों को देखते हैं कि अपने डॉक्टर बन जाता है, भाई ये क्या तरीका हो गया, अपने डॉक्टर बन, अरे भाई तुम्हारी चीज आप कर लोगे जी। अरे जाओ, कोई बीमारी है तो डॉक्टर से दिखाओ। और नहीं, मैं जानता हूँ ना, बुखार में ये गोली ही चलेगा, दर्द में ये ही चलेगा, खाएंगे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब जान। ठीक है, मान लेते हैं, खाओ जाओ, हमको क्या लगेगा। अरे नहीं भाई, ऊपर जाने के लिए मैं नहीं बोल, खाइए मस्त से रहिए। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एंटीबायोटिक्स का तभी इस्तेमाल कीजिए जब जब डॉक्टर ने आपको कहा है, डॉक्टर ने सलाह दिया है। नहीं तो अपने मन से लेंगे तो फिर बीमारी और कुछ हो जाएगा, साइड इफेक्ट्स एंटीबायोटिक्स का देखने के लिए मिल सकता है। फिर उस दवाई पर क्लेम मत कीजिएगा। बी है कि पर्सन मस्ट कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखिए, एंटीबायोटिक्स अगर तुम खा रहे हो तो उस एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स होता है, जैसे कहता है कि 1 महीने के लिए खाओ, 2 महीने के लिए खाओ, 1.5 महीने के लिए खाओ, 15 दिनों के लिए खाओ। तो जितने दिनों के लिए डॉक्टर ने आपको कहा है उतने दिनों तक कंप्लीट और अच्छे तरीके से खाइए, उसके बाद ही उसको एंटीबायोटिक्स को खाना बंद करें। कुछ कुछ लोग ऐसे बहुत होते हैं कि कोई कोई मेरे घर में ही ऐसे कुछ कुछ लोग हैं, है कि नहीं, जो कर चुका था या फिर कर चुका है सही है, राइट, या फिर कर दिया था, राइट। तो मैं हमेशा मना करता हूँ, डॉक्टर ने कहा है उतने दिन तक खाओ ना। देखिए होता क्या है, होता ये है कि आपको डॉक्टर ने दिया दवा, राइट, कहा कि 1 हफ्ते तक खाओ, और तुमको रिजल्ट पता चल गया 2 दिन में ठीक हो गया, एकदम कज्जी निश्चल पानी की तरह, राइट। चलो, और फिर तुमने खाना बंद कर दिया, अरे आप कहाँ लिखाएंगे, और फिर खाना बंद कर दिया, और फिर कुछ दिन के बाद वही बीमारी। डॉक्टर साहब, अरे अरे तुमको बोले थे खाने के लिए, तुम खाया नहीं। तो फिर खा लेना चाहिए, फिर खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा, राइट। एक कंप्लीट होता है भैया, प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए, राइट। जैसे कि अगर किसी 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 ट्रक का टायर पंचर हो गया तो कुछ ही करेंगे, अरे पंचर ठीक करवा लेंगे एक अच्छे तरीके से, राइट। तो टायर बदल लेंगे। हाँ, अबरी सही बोला, याद भी दिला दी। तो टायर को बदल लेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि नया टायर लेंगे तो मजबूत रहेगा ना, आप पुराना टायर लेंगे। बेवकूफियाँ करता है। अरे तो पंचर को सोल्यूशन करेंगे ना, कि हम उसमें बार बार हवा भरते रहेंगे और कहेंगे तुम चलाओ, चलाओ तुम ट्रक को, हम देखते हैं कि कितना हवा निकलता है, चलाओ आज, आज तुम चलाइबो कर, और दे रहे हैं हम, मार रहे हैं, मार रहे हैं। इस प्रकार से हवा जो है वो भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं। क्या होगा? कोई फायदा नहीं, राइट। जो कि आपको बता रहा हूँ, द एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन इन प्रो शुड बी टेकन इन प्रॉपर डोजेस एज टोल्ड बाय द डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स का तभी इस्तेमाल कीजिए जब एंटीबायोटिक्स का एक डोज होता है, राइट। तो उस प्रॉपर डोजेस में ही उसका इस्तेमाल कीजिए, राइट। जैसे हेम्योपैथिक का नाम सुना, हेम्योपैथिक में लगता तो सब हल्के में ले लेता, अभी तक मैं भी हल्के में ले रहा था, लेकिन अब हल्के में नहीं लेता हूँ, क्योंकि पता है वो भी कुछ कुछ तगड़ा गोली रहता है एजेंट। हेम्योपैथिक में भी तुरंत देगा ना, 2 दिन में रिजल्ट कर देगा। कुछ कुछ लोग होते हैं जो डुप्लीकेट माल रखता है, तो आपको रिजल्ट जो है वो हेम्योपैथिक में नहीं देखने के लिए मिलता है,
लेकिन ट्रस्ट में उसमें भी अच्छे होते हैं, तो तुरंत ठीक कर दे सकता है, राइट। तो हमको तो बिलीव भी नहीं होता कि ये अंग्रेजी दवाई की तरह फायदा कर रहा है, तो राइट। तो हम आपसे ये सिखा रहा हूँ कि उसको एक डोज में लीजिए, जैसे कि होम्योपैथिक में ठपका वाला दे दिया, आपको लगा के कहा कि 3 टाइम 8-8 बूंद लेना है, कहा लगी तो सुनेगा, 12 बूंद ना मार लेगा, ऐसे ऐसे कर कर 12 बूंद ना मार लेगा, टन टना टन 12 बूंद लगा डालिस, राइट। तो फिर वो आपको साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा। साइड इफेक्ट से बचना है तो मेरी बातों को फॉलो कीजिए, बता रहा हूँ जो। नेक्स्ट लास्ट है कि एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरीली। इस देखिए इस चीज पर भी गौर करना है, एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरीली नहीं ले लेना जी, बिना जरूरत का नहीं लेना है उसको। आप एंटीबायोटिक्स का तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपको उसका जरूरत हो तब, अदरवाइज आप उसे नहीं ग्रहण कीजिए, नहीं इस्तेमाल कीजिए, राइट। चलिए तो समझ गया ना, ये था कुछ कहानी सी एंटीबायोटिक्स के बारे में। अभी भी नहीं लिखा हो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया, मिटा दे, लिख लिया हो ना। चलिए इसे लिख लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, इसे लिख लेना है, राइट। वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 है कि भाई आर एंटीबायोटिक्स नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक्स से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि एंटीबायोटिक्स आखिर क्यों एंटीबायोटिक्स जो है वो हेल्पफुल नहीं है कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे बीमारियों को ठीक करने में। एंटीबायोटिक्स हेल्पफुल नहीं है, कारगर नहीं है, क्यों, ये प्रश्न है, राइट। कोई बात नहीं है, आंसर दे देंगे, राइट। सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एंटीबायोटिक्स आर वेरी इफेक्टिव ओनली सिर्फ और सिर्फ इन क्यूरिंग डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है पढ़ाया है आपको टॉपिक में, चूंकि हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कारगर है वैसे बीमारियों को ठीक करने करने में सक्षम है जो बैक्टीरिया के कारण हुआ या फिर फंगी के कारण हुआ है, राइट। आगे लिखा हूं, बट लेकिन कॉमन कोल्ड एंड फ्लू आर द डिजीज, कॉमन कोल्ड और फ्लू जो है वो ऐसा बीमारी है विच आर कॉज्ड बाई वायरसेस, जो कि वायरस के कारण होता है, ठीक है। वायरस के कारण होता है कॉमन कोल्ड और फ्लू, है ना। और एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी और फंगी से होने वाला बीमारी को ही ठीक कर सकता है, ठीक है। और ये कॉमन कोल्ड और फ्लू जो है वो वायरस से होता है, इसीलिए ये ठीक नहीं कर सकता एंटीबायोटिक्स कॉमन कोल्ड और फ्लू को, राइट। चलिए समझ गए। सो इसीलिए दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव इन क्यूरिंग डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। इसीलिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ये कॉमन कोल्ड और फ्लू को ठीक करने के लिए। ये सब अपने से ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, ये सब होता रहता है। चलो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। इसीलिए तुम जब सर्दी के गोली खा जाता डॉक्टर साहब सर्दी बड़ी ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है, सांस नहीं लेवल जाता है, मेरा हाल बेहाल है, लेकिन तुम कैसे हो लिखना चैट सेक्शन में। मैं मजाक भी करते रहता हूँ। तो हाँ उसे ये बता रहा हूँ कि क्यों नहीं ठीक होता था, क्योंकि ये वायरस से हुआ है और आपको जो गोली खा रहा है वो एंटीबायोटिक्स खा रहा है, तो कैसे ठीक होगा यार, है कि नहीं। इस चीज का ख्याल रखा करो। तो बस आज के लिए बस मैं आपको यहीं तक छोड़ता हूँ और फिर से मैं आपको देखूंगा, नहीं लिखे वो लिख लेगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको यहीं पे छोड़ता हूँ और बहुत सारी बातें करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए ऐसे ही आप हंसते हुए रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, ट्रस्ट में आपसे बेहतर कोई देख लग ही नहीं सकता है। मुझे यकीन है, मैं जानता हूँ कि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ अभी, राइट, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको देख रहा हूँ। झूठ मत बोलना, मैं आपकी आंखों में भी देख रहा हूँ, राइट। नजरें हटा लिया बेवकूफ कहीं का, ऐसे कौन करता है, चीटिंग है ये। तो मैं आपको नहीं देखते हुए भी मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि जो जो भी आपका स्माइल है वो प्रीसियस ही होएंगी, इसीलिए कुछ कुछ नहीं सही तो एक स्माइल तो बनता है, राइट। तो जहाँ भी रहिए पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव फैलाते हुए रहिए, राइट। और स्माइल यानी कि मुस्कुराते हुए रहिए। टिल देन सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।
हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, बेस्ट ऑफ लक एंड ठीक है, लव यू, टेक केयर।